तो फाइनली हमको जिमी और जे ऊसो सेम स्क्रीन पे देखने को मिल गए हैं। आखिर इनके बीच में क्या बात हुई है? क्या जे ऊसो मान चुके हैं टू रिटर्न टू द ब्लड लाइन? इतना ही नहीं, कोडी ने कन्फ्रंट करा गुंथर को। और आज की मंडे नाइट रॉ जबकि पहले से ही टेप हो चुकी थी, काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें जानने को मिली। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, पूरे शो को हम रिव्यू करेंगे। शो स्टार्ट होता है, सीधा रिया रिप्ली आती है बाहर और उनको चाहिए लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज अपने रिवेंज के लिए। और उनको वो सीधा यहाँ पे कॉल आउट करती हैं कि मेरे पास यहाँ पे गेम्स खेलने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन बाहर आ जाती हैं टिफनी स्ट्रैटन। टिफनी के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खासी पॉप हुई, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मंडे नाइट रॉ पे वो आने वाली है। और वो सीधा आके वार्निंग दे देती है यहाँ पे एक रिया रिप्ली को कि भाई जिस तरीके से तूने नाया जैक्स के मैच में इंटरफेयर किया था स्मैकडाउन के अंदर, वो चीज तेरे को अब कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नाया जैक्स विल बी डिस्ट्रॉइंग यू। एक बिग बिग प्रॉब्लम तेरे लिए हो सकती है। लेकिन इस पूरी सेगमेंट में रिया रिप्ली बोलती है यहाँ पे टिफनी को कि भाई देख, या तो तू चुप हो जाए या फिर मैं अपने तरीके से तेरे को वेलकम करूंगी मंडे नाइट रॉ में। ये टिफी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन यहाँ पे जो है पीछे से इन दोनों को अटैक कर देते हैं और इनको अपर हैंड मिला इस ओपनिंग सेगमेंट के अंदर। लेकिन रिया रिप्ली एडम पियर्स से जाके एक मैच मांगती है और वो उनको कहते हैं ठीक है तेरे को एक मैच तो मैं दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक टैग टीम मैच ही हो सकता है और तेरे को एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। टिफनी भी वहां पे आ जाती है रोती हुई कि निक ऑल्डिस कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करता स्मैकडाउन पे। और रिया रिप्ली से पूछा जाता है यहाँ पे तो वो मान जाती है एट द एंड कि टिफनी ही उनकी पार्टनर बन जाएंगी। और ये मेन इवेंट के लिए मैच सेटअप करा गया था रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड टिफनी स्ट्रैटन। इसके बाद विमेंस टैग टीम मैच हुआ यहाँ पे बियांका बेलेर एंड जेड कारगिल अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, जो कि एक डिसेंट मैच था। और यहाँ पे रिंग साइड पे जैक्सन और लेजेंड थे फ्रॉम एनएक्सटी, जिनका मैच भी हुआ था टाइटल्स के लिए स्मैकडाउन में। लेकिन एक बात आज मेरे को समझ नहीं आई कि मंडे नाइट रॉ में पहले इतना लंबा जो है पूरा सीन चला, सारा विमेंस डिवीजन के ऊपर था, जो कि अच्छी बात है बिकॉज उसको बिल्ड करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट लेवल की अगर हम सिर्फ बात करें, स्टोरी लाइन्स जिस तरीके से चल रही हैं वो इतनी खास नहीं थी कि इस चीज को मैं मान लूं और भाई इसको देखते रहूं बहुत इंटरेस्ट लेके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम जानते थे बियांका और जेड को ही मैच को जीतना है। 7-8 मिनट ये मैच चला होगा और डिस्ट्रैक्शन थी यहाँ पे रिंग साइड से, जिसकी वजह से उन्होंने अपने टाइटल्स को भी रिटेन कर लिया है। मे बी जैक्सन और लेजेंड को वापस लाया जाएगा एक और टाइटल डिफेंस के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये विमेंस के टैग टीम टाइटल्स हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी चलती है। फिन बैलर और जेडी मैकडोना थे बैकस्टेज, एडम पियर्स के पास जाते हैं और वो मांगते हैं एक रीमैच अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, लेकिन वो मना कर देते हैं। और एडम पियर्स कहते हैं भाई अब टाइम आ चुका है, तुम्हें अपने टैग टीम टाइटल्स डिफेंड करने पड़ेंगे। और डेमियन प्रीस्ट के लिए हमें बैलर बोलते हैं कि मेरा उससे अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। तो एडम पियर्स बोलते हैं कि भाई देख, सिंपल सी बात है, तेरा किस्सा खत्म हो चुका है डेमियन प्रीस्ट के साथ और अब एक टूर्नामेंट मैं अनाउंस करने वाला हूं नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होगा टू डिटरमिन द न्यू नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम टाइटल्स। और मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली किसी को तो याद आया कि फिन बैलर और जेडी मैकडोना टैग टीम चैंपियंस हैं। फिन बैलर तो खुद ही ये बात भूल चुके थे और ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है जहां पे फिन बैलर फाइनली एग्जिट कर जाएंगे और जेडी मैकडोना के ऊपर टर्न करके बाहर हो जाएंगे खुद ही जजमेंट डे से। लेकिन यहाँ पे लिव मॉर्गन आती है, रकेल रॉड्रिगेज आती हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हारी बात बनी यहाँ पे पियर्स के साथ? वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, उसने मैच नहीं दिया। तो लिव मॉर्गन कहती है चलो एटलीस्ट हम फोकस कर सकते हैं कि हम अपने सारे टाइटल्स जो हैं वो रिटेन करके रखें। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का वीडियो पैकेज दिखाया गया और कोई मुझे एक्सप्लेन करे कमेंट्स में कि क्यों इतने सारे मतलब ये पैकेजेस दिखाए जा रहे हैं अलग अलग सुपरस्टार्स के ऊपर, और वो भी इस तरीके से जैसे कोई नेटफ्लिक्स का ट्रेलर हो। क्या आप समझ रहे हैं मैं इससे क्या बोलना चाह रहा हूं? बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर का जो पैकेज था ये नॉर्मल WWE पैकेज के लिए नहीं था, उस तरीके से नहीं था। और बहुत सारे सुपरस्टार्स के आज हमें ऐसे ही पैकेजेस देखने को मिले शो के ऊपर। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे बात करते हैं एक बार दोबारा किस तरीके से जे ने 14 साल तक अपनी फैमिली का नाम यूज करके खुद नाम कमाया, लेकिन उनको अपनी फैमिली की इतनी जरूरत नहीं है। और जब ब्रॉन ब्रेकर की फैमिली को ये बात पता लग गई थी कि वो उनसे ऊपर है, तो उन्होंने खुद आके रिकॉग्नाइज करा था यहाँ पे उन्हें। तो जे और ब्रॉन ब्रेकर में कुछ भी सेम नहीं है। और नेक्स्ट वीक इन दोनों का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच भी होगा और इसके आगे प्रोग्रेशन हुआ थोड़ा, उस पर हम बात करेंगे अभी। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड की इंटरव्यू होती है बैकस्टेज एडम पियर्स के साथ, एक सिट डाउन टेप्ड इंटरव्यू थी। और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड तो सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं एंड दैट इज अ मैच विद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन यहाँ पे वो एडम पियर्स उनको बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से तूने डिस्ट्रक्शन कॉज करी लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में, तूने रेफरीज के ऊपर हाथ उठाया, तू फैंस के ऊपर चला गया फर्स्ट रो के अंदर, वो चीजें मैं अलाउ नहीं कर सकता। और जब तक हम दोनों सेम पेज पे नहीं है तेरे को मैं मैच नहीं देने वाला हूं। और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं कि देख भाई एडम पियर्स, ये वो चीजें हैं जो मेरे लिए करनी जरूरी थी क्योंकि मुझे एक टॉप गाय बनना है, मुझे वो स्पॉटलाइट चाहिए। अगर तू मुझे मैच देता अगेंस्ट सेथ रॉलिंस तो मैं ये पक्का केओस नहीं करूंगा, इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूं। और ब्रॉन्सन
ब्रॉनसन रीड यहाँ पे सिर्फ बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मुझे टॉप स्टार बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और जो एग्जाम्पल मुझे शो करना था वो मैंने किया, और अगर सेथ रॉलिंस बीच में नहीं आता तो डेफिनेटली मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा भी देता उस मैच के अंदर। लेकिन यहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं मेरे को जाके पहले सेथ रॉलिंस से बात करनी पड़ेगी। तो वो जाते हैं सेथ रॉलिंस के लॉकर रूम में, वहां पे उनसे बात कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस भी सेम ही चीज कह रहे हैं पियर्स को कि भाई मुझे मैच चाहिए 1-on-1 अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड। और एडम पियर्स इस बार बोलते हैं सेथ को कि भाई देख तेरे को कितनी सारी इंजरीज हुई हैं रिसेंटली, और तब भी तेरे को मैच पे मैच चाहिए, तू 100% फिट नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि पियर्स भाई यही तो पार्ट है इस गेम की, इस रेसलिंग बिजनेस की, कि तुम्हें जब इंजरीज होती हैं तो तुम्हें उसको थ्रू करना पड़ता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है टू एक्चुअली बिकम समथिंग। और वो कहते हैं कि जब भी तुम ऐसे करते हो और तुम एक टॉप स्टार रहते हो तो कोई ना कोई यंग टैलेंट हमेशा आता ही है तुम्हारा नाम यूज करके अपना नाम बनाने के लिए, और उसी स्पॉट में अभी ब्रॉनसन रीड है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि किस तरीके से वो ऑलरेडी एक बीस्ट स्लेयर है, उन्होंने किंग्स को कॉन्कर कर रखा है, तो फाइनली अब टाइम आ चुका है मॉन्स्टर को भी हंट करने का। और वो बोलते हैं कि भाई देख एडम पियर्स, अगर तेरे को बेस्ट वर्जन चाहिए सेथ रॉलिंस का ऑन मंडे नाइट रॉ, तो तुझे मेरे को ये मैच देना ही पड़ेगा अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड। तो सोच ले। और एडम पियर्स को यहाँ पे दोनों ब्रॉनसन और सेथ रॉलिंस ने क्लियरली बता दिया है कि क्यों उन्हें वो ये मैच चाहिए। तो डेफिनेटली ये होगा, मे बी पीएलई के लिए भी इसको रखा जा सकता है अगर मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करना चाहती, पर डिसेंट थी ये दोनों सेगमेंट्स एडम पियर्स के साथ। इसके बाद बात करते हैं तो ओटिस और अकीरा टोजावा का मैच हुआ वाइकिंग रेडर्स के साथ, नहीं द वॉर रेडर्स के साथ। और आई डोंट नो वाइकिंग से वॉर करने में क्या फर्क पड़ जाएगा, बंदे तो वही है, गिमिक भी वही है, टीम भी वही है, तो भाई क्या ही मैं इसको अलग मानूं, आई डोंट नो। लेकिन मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेक्ट कर रही है सिर्फ एक नाम बदलने से लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वॉर रेडर्स आर बैक और उनको यहाँ पे जो है विक्ट्री भी मिल गई इस मैच के अंदर। आते हैं बार दी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स, और वो यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं सेंट लुइस को, ना ही सिर्फ उनकी रेसलिंग हिस्ट्री के लिए, लेकिन पहला टाउन जिसने स्टार्ट किया था वी वांट कोडी, जो एक ऐसी मूवमेंट थी अगर नहीं होती तो शायद आज कोडी उस रिंग में एक चैंपियन की तरह नहीं खड़े होते। लेकिन वो फाइनली पूछते हैं इनसे व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन इंटरप्ट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं गुंथर बोलते हैं कि देख भाई बाकी सारे लोगों के बारे में मैं यूजुअली आता हूं और उनकी गलतियां निकालता हूं, लेकिन तेरे बारे में इतना कुछ कहने के लिए है नहीं, और जेन्युइनली मैं तेरे को रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज जब से तू चैंपियन बना है बिजनेस जो है अपनी बेस्ट हाइट्स पे पहुंच गया है। गुंथर अच्छे वर्ड्स बोलते हैं यहाँ पे, और कोडी के लिए बाद में कहते हैं अगर मैं सोचूं मेरा एक चीज गलत तेरे बारे में तो ये हो सकती है कि तू हर किसी की डार्लिंग बनने की कोशिश करता है। कोडी रोड्स को कहते हैं वो इसी वजह से, तेरी आदत की वजह से केविन ओवेंस फाइनली तेरा जो दोस्त है वो तेरे से परेशान हो चुका है और उसको तेरे अगेंस्ट एक मैच चाहिए। लेकिन गाइस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेगमेंट जो है पिछले हफ्ते ही टेप हो गई थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत आराम से इसको दिखा रही थी, कुछ ज्यादा उन्होंने यहाँ पे बोला नहीं, बिकॉज केविन वर्सेस कोडी का एंगल हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिलने वाला था, और मे बी उनको अभी भी खुद क्लियर नहीं है कि कहाँ किस डायरेक्शन में वो जाने वाले थे। तो उस वजह से मे बी आज गुंथर ने थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को डाउन रखा है इस प्रोमो के अंदर। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से गुंथर अगर तेरे को ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये मेरी वीकनेस नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर मैं तेरी बात करूं तो रेसलमेनिया के अंदर मुझे पता लग गया था कि गुंथर कैन ऑल्सो ब्रेक, और वो यहाँ पे बोलते हैं कि तुझे पता ही नहीं है मैं क्या चीज हूं बिकॉज तू कभी मेरे साथ 1-on-1 नहीं गया इनसाइड दिस रिंग। तो गुंथर यहाँ पे कहते हैं कोडी तूने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, बहुत फेयर पॉइंट भी तूने बोला, एंड यू आर अ ट्रू सेकेंडरी चैंपियन। तो कोडी फाइनली हंसते हैं थोड़ा सा और कहते हैं आ गई वो डिग जो कि यूजुअली गुंथर मारता है अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट, और फाइनली तूने कुछ बात मेरे अगेंस्ट ऐसी बोली थी जो मुझे परेशान करेगी। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तू मुझे एक ट्रू सेकेंडरी चैंपियन बोल रहा है तो मैं वही चैंपियन हूं जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में मोस्ट डोमिनेटिंग चैंपियन यानी कि रोमन रेंस को हराया, और मैंने एक फ्राइटनिंग बीस्ट को भी हराया है। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बात कर रहे हैं, और इसके बाद कोडी रोड्स जो है अपना हैंडशेक ऑफर करते हैं, नीचे माइक फेंक देते हैं और गुंथर हैंडशेक करके वहां से चले जाते हैं। तो एक अच्छी सेगमेंट थी, और एक क्राउन जूल वाली जो पूरी चीज बिल्ड करी जा रही है भाई, कुछ इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेन पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज सऊदी अरेबिया जब सामने से आता है तो तुम्हें झुकना ही पड़ता है, और कुछ वैसा ही अभी ट्रिपल एच के साथ भी चल रहा है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ कोफी किंगस्टन के साथ, और रूमर्स काफी आ रहे थे कि ब्रॉन ब्रेकर अब एक बेबी फेस बन चुके हैं, जो कि लग तो रहा है कि कुछ करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ऐसे मैच करेंगे तो क्या ही मजा आएगा। कोफी किंगस्टन को उन्होंने हरा दिया, ये भी एक 5-6 मिनट का मैच होगा, और उसके बाद जेवियर वुड्स आ जाते हैं बाहर जब ब्रॉन ब्रेकर अटैक कंटिन्यू करना चाह रहे थे, लेकिन जे ऊसो कम्स आउट, मेक्स द सेव, और स्पीयर लगाते हैं वो ब्रॉन ब्रेकर को। नेक्स्ट वीक रीमैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का, जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन इसके बाद हुआ है मैच आर ट्रूथ और मिस के बीच में, और यहाँ पे रिंग साइड आ जाते
जाते हैं बीच में ऑब्वियसली फाइनल टेस्टामेंट, जिसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से R-Truth रोल अप कर देते हैं मिज को और उनको हरा देते हैं इस मैच में। लेकिन मैच के बाद मिज यहाँ पे स्कल क्रशिंग फिनाली लगाते हैं R-Truth के ऊपर और क्लियरली अब ऐसा लग रहा है कि कैरियन क्रॉस को देख के बहुत खुश हैं। मैं इतना खुश नहीं हूं बिकॉज मुझे पता है कि कैरियन क्रॉस के साथ मिलना सबसे बकवास आइडिया हो सकता है मिज के ऑलरेडी ऐसे करियर के बारे में अभी पॉइंट पे जिस पे वो चल रहा है उससे बेकार क्या ही होगा। तुम कैरियन क्रॉस से मिलके तो बेसिकली अपना फेलियर के लिए साइन अप कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है जब मैं फाइनल टेस्टामेंट को देखता हूं। लेकिन इसके बाद जो देखने को मिला वो बहुत कमाल का था और आई डोंट नो किसी को ये स्पॉइलर पता था या फिर नहीं, बिकॉज ये टेप सेगमेंट थी तो पहले से नहीं पता लग सकती थी। बैक स्टेज थी और यहाँ पे जे उसो अपने लॉकर रूम में वापस जा रहे होते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं अंदर बैठे हैं जिमी को देखते ही जे उसो वहां से चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कैसे जिमी ढूंढ रहे हैं जे को और फाइनली वो उनको मिल जाते हैं एक रूम के अंदर और जे आ जाते हैं बाहर, कन्फ्रंट करते हैं जिमी को और जिमी बोलना चाह रहे थे कि भाई तू मेरी बात तो सुन एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूं और जे बोलते हैं भाई नो गेट आउट ऑफ माय फेस और वो वहां से चले जाते हैं। तो जिमी को अभी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना कुछ हुआ है, इतनी आसानी से जे उसो मानने वाले हैं नहीं। लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं स्टोरी लाइन किस एंगल की तरफ जाएगी, क्या ये लीड भी कर सकती है ब्रॉन ब्रेकर के लिए दोबारा टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली शो का मेन इवेंट था रिया रिप्ली एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज, जो कि एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ बिकॉज नाया जैक्स आके अटैक कर देती है रिया रिप्ली को। इसके अंदर जुड़ने वाली थी ऑब्वियसली लिव मॉर्गन भी, लेकिन नाया जैक्स उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एक समोअन ड्रॉप और उसके बाद एनाइलेटर लगाती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर और इस तरीके से देखने को मिला। और जब फाइनली लिव मॉर्गन डाउन थी नाया जैक्स टिफनी को बोलते हैं कि भाई जा कैश इन कर। टिफनी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आती हैं लेकिन डोमिनिक आ जाते हैं वहां पे और लिव मॉर्गन को भाई अपनी गोदी में उठा के वहां से ले गए। तो डोमिनिक ने बचा लिया आज और ये रोमियो जूलियट वाली जो रेफरेंस है वो कमेंट्री पे दी जा रही थी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे रोमियो आ गया लिव मॉर्गन के लिए और ये कैश इन जो है टिफनी का हो नहीं पाया। टिफनी इतनी उदास हो चुकी होंगी इस पॉइंट पे, इतने कैश इन के अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं कि फाइनली अब नाया पे ही कैश इन उनको करना पड़ेगा और वो कब होगा मे बी क्राउन जूल में हमें देखने को मिल सकता है। तो मंडे नाइट रॉ जो थी आज एक एवरेज ही मैं शो बोलूंगा, लेकिन कुछ सेगमेंट्स जिनके बारे में हमने बात करी वो स्टोरी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है और आगे जाके मजा आएगा उनको देखने में। क्राउन जूल एक ऐसा ही पेपर व्यू होने वाला है, पेपर पे है तो भाई जो है सो है, उसके बारे में हमने बात की। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।